प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स को लिखने का तरीका मैथ से बहुत अलग होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल वो चीज है जो प्रोग्राम में वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। वेरिएबल्स के नाम यूनिक होते हैं। कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। अब वेरिएबल को आप एक पर्सन की तरह समझो कि आपने एक पर्सन को कुछ वैल्यू दे रखी है, कुछ चीज बता रखी है। अब आप जब जब उस पर्सन को कॉल करोगे तब तब वो पर्सन आपको वैल्यू वापस लाके देगा या बताएगा कि उसके पास क्या वैल्यू स्टोर्ड है। अब नाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए अपन हमेशा हर वेरिएबल का नाम यूनिक रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक वेरिएबल का नाम चिंटू रख दिया है तो मैं दूसरे वेरिएबल का नाम वापस से चिंटू नहीं रख सकता हूँ। अब वेरिएबल के बहुत सारे टाइप होते हैं जिनका नाम आप सबसे ज्यादा सुनोगे वो है इंट, फ्लोट, डबल, बूल, कैर और स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अपन को प्रोग्राम में एक इंटीजर को स्टोर करना है तो अपन ऐसे असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है टाइप, वो एक इंटीजर है। फिर आता है उसका नाम क्या है। फिर इक्वल्स टू के बाद में आती है कि अपन इस इंटीजर को क्या वैल्यू देना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही है। अपन डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन मतलब कि अपन बता रहे हैं कि ये वेरिएबल का टाइप ये है। जब भी अपन उसका टाइप बता रहे हैं इसका मतलब है कि अपन एक वेरिएबल को वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन असाइन भी कर रहे हैं। असाइन का मतलब होता है कि अपन एक वेरिएबल को एक वैल्यू दे रहे हैं। डिफाइन एक वेरिएबल एक बार ही होता है बट असाइन एक वेरिएबल कितनी बार भी हो सकता है। अब अपन थोड़ा सा पेस स्लो करके एक एग्जाम्पल अपन डिफाइन करते हैं दो इंटीजर्स। एक का नाम मैंने दिया है var1, एक का नाम मैंने दिया है var2। अब अपन इनको प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी अपन इनको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। एंड प्रिंट कैसे करेंगे अपन, सी आउट var1, फिर अपन इसके बाद में एक इसको एंड लाइन दे देते हैं ताकि अपन को और अच्छे से दिखे। फिर अपन प्रिंट कर देते हैं var2, फिर अपन दो एंड लाइन और देते हैं बस। अब अपन देखते हैं इसका आउटपुट कितना आ रहा है। तो अभी अपन डायरेक्टली वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। देखो 10 एंड 20। तो अब अपन को एक चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ पे अपन वेरिएबल, मैंने पिछले लेक्चर में वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे कि अपन जो भी प्रिंट करते हैं वो वेरिएबल प्रिंट करते हैं। तो अब अपन को समझ आ गया है कि ये वेरिएबल की बेसिकली यहाँ पे अपन वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं एंड उसकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके ये प्रिंट करता है। तो इसने एक वेरिएबल प्रिंट किया इसने। फिर एंडल भी एक वेरिएबल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंडल के अंदर बेसिकली स्टोर्ड होता है \n, जो अपन ने पिछले लेक्चर में सीखा था \n, जो कि न्यू लाइन पे ले आता है। तो एंडल का मतलब भी \n ही होता है। फिर एक और वेरिएबल अपन ने प्रिंट किया है var2, फिर अपन ने दो बार एंड लाइन प्रिंट करी है। तो यहाँ पे देखो 10, 20 के बाद में अपन ने दो बार एंड लाइन प्रिंट करी है। तो एक से मैं इस लाइन में आ गया और एक से मैं अगली लाइन में आ गया। अभी अपन ने दोनों को डिफाइन किया है। अब अपन इनकी वैल्यू वापस से चेंज कर सकते हैं। अपन इनको रीअसाइन कर सकते हैं इन वैल्यूज को। तो var1 को मैं चेंज करके कर देता हूँ 20, var2 को मैं चेंज करके कर देता हूँ 30। वापस से चेंज कर देता हूँ मैं var1 की वैल्यू अब कर देता हूँ 100। अब वापस से अपन प्रिंट करेंगे। तो देखो अभी अगर अपन ये ऊपर वाला सी आउट स्टेटमेंट देखें तो ये काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है तो जाके समझ आ रहा है। बट अपन यहाँ पे सेमीकोलन की मदद से अपन एक कोड को मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट var1। अब मैं अगली लाइन में गया, कुछ टैब स्पेसेस के साथ मैं अब यहाँ पे प्रिंट करूँगा एंडल। अब अगली लाइन में गया, अब मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ var2। फिर अगली लाइन में गया, मैंने वापस से अब प्रिंट करा है हैंडल और अगली लाइन में मैंने वापस से प्रिंट कर दिया है हैंडल। तो अब अपन इन दोनों को अगर कंपेयर करें, इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो देखो ये वाला काफ़ी कंजस्टेड स्टेटमेंट है, एक लाइन में सब कुछ लिख दिया। इसमें अपन ने एक प्रिंट स्टेटमेंट को ही मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर दिया। एक और चीज़, यहाँ पे हर लाइन में देखो मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि सी आउट, ये ऐसा नहीं लिखा है। इसकी जगह मैंने डायरेक्टली सी आउट एरो करके एक वेरिएबल प्रिंट कर दिया। फिर एक और बार एरो देके मैंने एक और वेरिएबल प्रिंट कर दिया। तो अपन एक सी आउट स्टेटमेंट से मल्टीपल वेरिएबल ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कि हर वेरिएबल के बाद में अपन ये लेसर देन या ग्रेटर देन वाली दो बार एरो लगाओ
और उससे अपन एक और वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। एट द एंड बस अपन को सेमी कॉलन देना है एंड दैट्स इट। अब अपन प्रिंट करके देखते हैं। ओके, छोटी सी एरर है, ऐसी एरर आती रहेगी, आप जितनी बार भी कोड करोगे आपको ऐसी एरर्स मिलती रहेगी। यहाँ पे अपन ने वेर 1 को रिडिक्लेयर किया था, बट मैं यहाँ 1 लिखना भूल गया था। देखो 10 20 और 2 बार एंडल से मैं ये वाली लाइन पे आ गया, फिर 130। अब 130 क्यों? क्योंकि मैंने मेरे वेर 1 और वेर 2 की वैल्यू अपडेट कर दी है। अब बात करते हैं अपन प्रोग्रामिंग स्कोप के बारे में। तो एक प्रोग्राम में बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, जैसे जो अभी मेरे मेन फंक्शन के अंदर ही कर्ली ब्रेसेस है, तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। फ्यूचर में अपन और ब्लॉक ऑफ कोड से डील करेंगे, जब अपन और फंक्शंस लिखेंगे या अपन दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि लूप हो गया या एफ एल स्टेटमेंट हो गया, तब अपन को और ब्लॉक ऑफ स्कोप्स के बारे में पता चलेगा। अभी के लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये एक ब्लॉक ऑफ स्कोप है, और जैसा मैंने इस लेक्चर में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर वेरिएबल का नाम अगर मैंने किसी को दे दिया है, कोई एक वेरिएबल का नाम लिख दिया है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। बट मैं डिफरेंट ब्लॉक ऑफ स्कोप्स में वेरिएबल का नाम रिपीट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यार बस 2 ब्लॉक ऑफ स्कोप है, तो मैंने एक के अंदर एक वेरिएबल 1 नाम रखा है, तो दूसरे के अंदर भी मैं वेरिएबल 1 नाम रख सकता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ क्लैरिफाई कर लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेर 1 और ये इंट है, इंट वेर 1, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1, ठीक है। या अभी के लिए इसका वेरिएबल का नाम भी अपन ए ही रख लेते हैं। अगर मैं सेम चीज़ यहीं पे रिपीट करूँ और दूसरे वाले ए को 2 दूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी प्रोग्राम को एरर देनी चाहिए एंड प्रोग्राम एरर देगा। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम ने एरर दे दी, बोल रहा है अपन ने एक वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया, एक बार डिफाइन कर दिया है, अपन उसको वापस से करना चाह रहे हैं, तो दिस इज गिविंग अस एन एरर। बट अभी मैंने क्या बोला, डिफरेंट ब्लॉक्स में अपन वेरिएबल का नाम रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये एक ब्लॉक है, तो मैं ए को वापस से रिपीट नहीं कर सकता हूँ। बट अभी ग्लोबल लेवल पे कोई भी ए नाम का वेरिएबल नहीं है, ये ए नाम का वेरिएबल सिर्फ यहीं पे है। तो अपन एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। यहाँ पे मैंने बना दिया इंट ए इक्वल्स टू 10। ओके, अब रन करके देखते हैं कि एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब कोई एरर नहीं आ रही है और कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा है। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? अपन ने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है। तो अपन अब प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या चीज़ प्रिंट होगी। एंड आप भी मेरे को बताओ, आपके हिसाब से इस ब्लॉक का वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए कि जो ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल स्टोर्ड है वो प्रिंट होना चाहिए। अपन ए प्रिंट करा रहे हैं, दोनों का नाम सेम है, एंड डेफिनेटली लोग कंफ्यूज होंगे इस चीज़ से। इसी के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स में भी अपन को वेरिएबल का नाम रिपीट नहीं करना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड होता है। वैल्यू आ रही है 1, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर वो इस वाले ए को ही रीड करेगा, बाहर वाले ए को रीड नहीं करेगा। अगर लेट्स से समहाउ इस ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर ए है ही नहीं, तो अभी उसके पास रीड करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बाहर वाला ए ही रीड करेगा एंड 10 प्रिंट करके देगा अपन। ये बात हो गई ब्लॉक स्कोप की। अब अपन नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो होता है कमेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कंपाइलर जब कोड को रीड करता है, वो देखता है कि अपना जो कोड लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब अगर अपन कमेंट्स यूज़ करें, कमेंट्स जैसे कि दिस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज़, दिस वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल, तो कंपाइलर ये वाली लाइन को इग्नोर करेगा, वो इसको कंपाइल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा कोई सा मीनिंगफुल कोड में। क्यों? क्योंकि अपन ने कंपाइलर को बोल दिया कि ये कमेंट है, और ये कमेंट है मेरे लिए या दूसरे डेवलपर्स के लिए समझने के लिए, ताकि मैंने कुछ मीनिंगफुल चीज़ लिख दी है। लेट्स से कल को मेरा कोड 100 लाइन 200 लाइन 1000 लाइन का हो जाएगा, एंड मैं कोड को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने खुद के लिए कमेंट्स लिख रखे कि यार ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड अभी क्या कर रहा है। तो मैंने भी यहाँ बता दिया है कि दिस वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल। मैंने खुद को कमेंट करके बता दिया है कि मैं मेरा कोड अगर 2 दिन बाद पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो ए है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो कमेंट्स लिखते कैसे हैं? कमेंट्स लिखते हैं सबसे पहले अपन को 2 बार अपन को फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक कमेंट्स। अब बात कर लेते हैं अपन बचे हुए
टाइप्स की। सबसे पहले अपन ने बात कर ली थी इंटीजर के बारे में कि अपन इंट कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर इसको var1 नाम दे दिया मैंने और वैल्यू बता दी, तो ये होता है इंटीजर। बट इंटीजर की सी प्लस प्लस में एक लिमिट है कि इसके अंदर अपन सिर्फ 4 बाइट्स या 4 × 18 बिट्स जितनी स्पेस के नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं। अब इस स्पेस में कितने बड़े नंबर स्टोर हो सकते हैं ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और ये चीज़ें कैसे स्टोर होती है ये भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप बाद में इंटरव्यूज़ दोगे, जब आपको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलेगा, तब ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेगी। इसके लिए अपन इनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो एक इंटीजर होता है उसके अंदर अपन 4 बाइट्स ही स्टोर कर सकते हैं। अब अगर किसी को इससे ज़्यादा स्टोर करना हो तो वो एक होता है लॉन्ग करके टाइप, ये इंटीजर का बड़ा वर्जन है। इसके अंदर अपन 8 बाइट्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, एंड ये भी एकदम एग्जैक्ट सेम ही होता है। अगर अपन कंपेयर करने के लिए यहाँ लिखे लॉन्ग, सबसे पहली चीज़ अपन ने टाइप लिखा, फिर उसके बाद में अपन ने उसका नाम लिखा। अब इसको नाम दे रहे हैं अपन var2, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी है अपन ने वो लिख दिया। तो लेट्स से अपन ने ये वाली वैल्यू स्टोर करी। एंड सिमिलरली अपन अगर सबसे नीचे सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं, यहाँ पे अपन लिख देते हैं सी आउट var1 var2, एंड अपन अच्छे से ही लिखते हैं कि सी आउट var1, नेक्स्ट लाइन में अपन लिखेंगे var2, एंड इन दोनों के बीच में अपन एक एंड लाइन भी डाल देते हैं, एंड लाइन। एंड इसको अपन रन करेंगे तो वैसे ही नॉर्मली रन होगा ये। तो देखो var1 और var2 दोनों की वैल्यू आ गई है अपने पास। अब बात कर लेते हैं अपन फ्लोट पॉइंट की। फ्लोट क्या होता है और डबल क्या होता है। तो इंटीजर के अंदर अपन पॉइंट के आगे की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा var1 है, मैं अभी के लिए var2 को हटा रहा हूँ। अपन को पता है var2 क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा var1 है, इसके अंदर मैं अगर लिखूँ 4.01234 कुछ मैंने लिख दिया, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो इन सब वैल्यूज़ को रीड ही नहीं करेगा, पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज़ को रीड ही नहीं करेगा। एंड अगर इसको अपन रन करें तो इसमें सिर्फ अपन को 4 ही मिलेगा आंसर। तो देखो अपना आंसर सिर्फ 4 ही आ रहा है, क्योंकि उसने पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया है एंड उसको खुद ही प्रोग्राम ने खुद ही कन्वर्ट कर दिया है 4 में। एक और चीज़ कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ्स में अपन पढ़ते थे कि अगर 4.5 से बड़ी वैल्यू हो तो वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, या 4.5 से कम वैल्यू हो तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है इसमें। अगर मैं इसमें यहाँ पे 4.9 भी लिख दूंगा ना तो भी मेरे var1 के अंदर 4 ही स्टोर होगा। तो देखो अभी 4 ही स्टोर हो रहा है। ओके ठीक है, अपन को समझ आ गया है कि या पॉइंट में यहाँ पे स्टोर करने का कोई सेंस नहीं है। अब आप बात करते हैं अपन फ्लोट के बारे में। तो देखो फ्लोट के अंदर क्या होता है कि अपन वैसे ही सेम अपन ने टाइप का नाम लिख दिया फ्लोट, फिर अपन ने लिख दिया लेट्स इसको अपन दे देते हैं नाम var3 इक्वल्स टू 2.56 एंड वॉट एवर। अब अगर अपन कुछ भी प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से अपन यहाँ पे लिख देते हैं var3 एंड अब इसको अपन रन करते हैं। तो देखो अब अपना आंसर आ रहा है 2.56, तो आ रहा है अपना आंसर यहाँ पे। इसके अंदर भी अपन मैनुअली प्रिसीजन बता सकते हैं कि इतने प्रिसीजन तक की ही आप वैल्यू लो, इतने प्रिसीजन के आगे की मत लो। एकदम बेसिक्स में वो वाली चीज़ काम आती है, क्योंकि बड़े प्रोग्राम्स में प्रिसीजन पे ज़्यादा इतना मैटर नहीं होता है, बस कि हाँ अपन पॉइंट के आगे कुछ वैल्यू स्टोर कर सके इतना मैटर करता है। अभी के लिए अपन को ये समझ आ गया है। दूसरी चीज़, एक फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर अपन 4 बाइट्स जितने बड़े नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे इंटीजर और लॉन्ग में डिफरेंस है कि 4 बाइट्स एक 8 बाइट स्टोर कर सकता है, वैसे ही अगर अपन को यहाँ पे भी बड़े नंबर चाहिए हो तो उसके लिए अपन डबल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपन 8 बाइट्स यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपको इंटीजर और फ्लोट की ज़रूरत ही पड़ेगी, फ्लोट की भी बहुत कम पड़ेगी, मेनली आपको इंटीजर की ज़रूरत ही पड़ेगी। बट इन एनी एज केसेस, जब भी आप फ्यूचर में बड़े क्वेश्चंस देखोगे, अच्छे क्वेश्चंस देखोगे, तब बहुत सारे एज केसेस आते हैं। उस केसेस में अपन को लॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी एंड इन सम केसेस डबल की ज़रूरत भी पड़ेगी अपन। ओके डबल को भी देख लेते कैसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। डबल var4 इक्वल्स टू एनीथिंग, पॉइंट एनीथिंग, तो ये डबल हो गया अपना।
अब आते हैं अपन कैर पे। अब कैर सबसे छोटा कैरेक्टर होता है, मतलब सबसे छोटी चीज़ होती है पूरे इसमें। एंड कैर के अंदर अपन सिर्फ एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं, एक ही बाइट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड वो कैसे करती है अपन, चलो इससे अपन ने लिखा कैर एंड इसको अपन बोल देते हैं सी। इसका नाम अपन दे रहे हैं अभी के लिए सी। ऊपर की अपन सारी वैल्यूज़ को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी अपन सी को ही प्रिंट करेंगे। तो कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर को अपन सबसे पहली चीज़, कैरेक्टर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, उसको अपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं। ओके, ये चीज़ समझ आ गई। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने रखा। अब इसके अंदर मैं एक सिंगल कैरेक्टर ही रख सकता हूँ। सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या क्या है कि ये अलाउड है ना, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, स्पेस भी अलाउड है, एंड ये भी अलाउड है, क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। अपन ने लिखा है यहाँ पे /n, तो ये एक सॉरी /n, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये अलाउडेड है। एंड ऐसे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे 2 बार /, 2 बार /, क्यों? तो देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है ना कैरेक्टर्स के केसेस में या स्ट्रिंग के केसेस में, फॉर एग्जांपल सी आउट सी, ओके, यहाँ पे अपन ने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो अभी अपन को पता चल गया सेमी कॉलन से एरर आती है। एंड जब आप करोगे, आप वर्क करोगे, तो आप देखोगे कि आपके सेमी कॉलन के कारण बहुत सारी एरर आएगी, ठीक है। ओके, तो देखो क्या होता है जब भी अपन ना /, लिख देते हैं, सॉरी / लिख देते हैं, तब प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपन इसके आगे कुछ ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जो अपन को बता दे कि अपन एक स्पेशल कैरेक्टर लिखना चाह रहे हैं। और भी तरीके के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, अपन उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये हैं जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, अपन ये वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, / सिंगल कोट। अब क्या होगा ना कि अगर मैं कभी भी कोशिश करूँगा, लेट्स से कैर सी एनीथिंग, है ना, इसके अंदर मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि यार इस ना यहाँ पे ना अपन सिंगल कोट वाला कैरेक्टर प्रिंट करें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा। प्रोग्राम सोचेगा कि अपन ने कैरेक्टर को यहाँ से शुरू करा है एंड उस कैरेक्टर को अपन ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। प्रोग्राम तो यही सोचेगा और प्रोग्राम एक एरर दे देगा कि ये आखिरी में एक और आपने सिंगल कोट दे रखा है, ये क्यों दे रखा है। ऐसा प्रोग्राम को नहीं पता चलेगा कि अपन ये चाह रहे हैं कि ये सिंगल कोट पे अपन शुरू करें और ये सिंगल कोट पे ख़त्म करें। तो प्रोग्राम बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में और बाकी सब चीज़ों में। तो मेनली इन दोनों में तो बहुत कंफ्यूज होता है प्रोग्राम। तो इसके लिए डिसाइड किया गया है डेवलपर्स के द्वारा, जिनने C++ को बनाया है, कि जब भी अपन ऐसा कुछ कैरेक्टर लिखना चाहे ना, तो उसको अपन ना / से स्टार्ट कर दो उसको। फिर क्या होगा, अब प्रोग्राम को पता है कि / के आगे मैं एक ऐसा सिंगल कैरेक्टर लिखना चाह रहा हूँ जो कि मैं इस स्ट्रिंग के अंदर या इस कैरेक्टर के अंदर डालना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे / कॉमा का मतलब 2 अलग कैरेक्टर्स नहीं है। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टोर करना चाहता हूँ, ऐसा। सिमिलरली मैं डबल कोट अगर स्टोर करना चाहूँ तो उसके लिए ये है, एंड स्टोर या प्रिंट करना चाहूँ तो उसके लिए ये है। एंड अपन ने देखा था कि नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन जो आता है, तो ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, इससे अपन न्यू लाइन जा सकते हैं। और एक टैब स्पेसेस की, अगर मुझे टैब स्पेसेस प्रिंट करनी हो, तो जैसे 4 बार स्पेस प्रिंट करनी हो, तो उसके लिए एक होता है टी /t। एक और चीज़, अब जब अपन प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें अपन जब / से शुरू कर रहे हैं, तब प्रोग्राम इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर मैंने / लिखा है तो उसका मतलब है कि वो अब आगे स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है ना। तो उसके लिए अब / प्रिंट करना हो तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, उसके लिए एक और स्पेशल कैरेक्टर है //। इसका मतलब है कि मैं अब बस सिर्फ / प्रिंट करना चाहता हूँ। अपन सारी की सारी वैल्यूज़ को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे सी से, सी, है ना। अब सी के बाद में अपन दे देते हैं C2 के बाद में मैं देना चाहता हूँ C5, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो C5 है वो 4 स्पेसेस प्रिंट करता है ना। C5 के बाद में क्या क्या बचा है अपना, C3 एंड C4, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको अपन रन कर लेते हैं। कहीं पे अपना ये रह गया था, सेमीकोलन रह गया था।
एक और जगह सेमीकोलन रह गया है। ओके, तो देखो सबसे पहले अपन ने सी प्रिंट किया है। सी का मतलब होता है कि एक अपन ने बैकस्लैश प्रिंट किया है। देखो बैकस्लैश आ गया। फिर अपन ने C2 को प्रिंट करा है। अब C2 के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गई। फिर अपन ने C5 प्रिंट करा है। C5 की वैल्यू होती है जो अपन ने करी थी वो है टैब स्पेसेस। तो यहाँ पे देखो 4 स्पेसेस या जो भी टैब स्पेसेस ये अज्यूम कर रहा होगा उतनी स्पेसेस प्रिंट हो गई है। तो ये सिंगल कैरेक्टर है ये। ओके, उसके अंदर अपन ने C3 प्रिंट करा है। C3 के कारण यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गई। फिर अपन ने C5 प्रिंट किया है, तो C5 सॉरी वापस से अपन ने C5 प्रिंट कर दिया है कि यहाँ पे अपन को C4 प्रिंट करना चाहिए था। C4 से अपन नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो C4 से अपन नेक्स्ट लाइन में आ गए, बट यहाँ पे अपन देख नहीं पा रहे। उस कारण वी कैन डू वन थिंग, अपन यहाँ पे C4 को प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे C2 को प्रिंट कर देते हैं। अपन ने बैकस्लैश एन पहले ही अपन देख चुके हैं। ओके, तो देखो ये इस लाइन में प्रिंट हुई। फिर नेक्स्ट लाइन की करंट अपन नेक्स्ट लाइन में आए, टैब स्पेसेस और बची हुई चीज़ें अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर दी है। एक और चीज़ अपन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि जो एक एंडल करके होता है अपना, है ना, मैंने यहाँ पे जो एंडल लिखा है ये एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते, पर ये कांस्टेंट डिफाइन हुआ कहाँ पे, अपन ने अपने प्रोग्राम में कहाँ पे डिफाइन करा है इस कांस्टेंट को। तो देखो ये वाला कांस्टेंट है ना, अपन ने यहाँ पे लिखा था यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर ये वाला कांस्टेंट डिफाइंड होता है। अब ये वाली चीज़ मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे डिफाइन होता है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब अगर मैं रन करूँगा ना तो देखना मुझे एरर आ जाएगी। अब एरर मुझे सिर्फ एंडल की नहीं, मुझे और भी चीज़ों की आएगी, क्योंकि अब क्या होता है यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड अपन को और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट अपन सी आउट को ऐसे नहीं लिख सकते, अपन को इसके आगे लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड और 2 बार कॉलन। ऐसे ही अपन एक सी आउट को प्रिंट कर सकते हैं, या अपन को प्रिंट करना हो तो अपन को हर बार इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो अब देखो अब ये एंडल पे अपन को एरर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अपन ने यूजिंग नेम स्पेस लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं अपन, ये अपन को 2 फ़ायदे दे रहा है। इसके अपन को 2 फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा कि अपन को ये स्टैंडर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार भी अपन को सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करने हैं, अपन इनपुट भी पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो इनपुट में भी स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है, तो अपन को उस समय इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसने अपन को एक नया कॉन्स्टेंट ला के दे दिया है एंडल। मेरी माने तो अगर अपने पास 2 ऑप्शन है, अगर कि अपन को लिखना है या तो एंडल या तो अपन को ऐसा लिखना है बैकस्लैश एन, तो ज़्यादा आसान लिखने में पड़ता है अपन को एंडल। तो एंडल ज़्यादा आसान पड़ता है, इसके लिए अब इसने एक एंडल करके भी अपन को एक कांस्टेंट दे दिया है जिसकी वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते, और उसके अंदर अल्टीमेटली बैकस्लैश एन ही स्टोर्ड है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई है अपन को। अब ये भी पता चल गया जो पिछले लेक्चर में मैंने बोला था अपन बाद में पढ़ेंगे क्या होता है ये यूजिंग नेम्स स्टैंडर्ड। तो इसका ये फ़ायदा है, इसके बिना भी कोड चलेगा, बट क्यों नहीं अपन इसको यूज़ करें, इसके फ़ायदे ये है अल्टीमेटली। ठीक है, तो अपन को यूजिंग नेम्स स्टैंडर्ड भी समझ आ गया, अपन को कैरेक्टर्स भी समझ आ गए हैं। एंड एक और चीज़, ये सब चीज़ें जो स्टोर्ड होती है इनके बारे में भी अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए अपन कैरेक्टर्स को हटा देते हैं। अभी अपन बात करते हैं स्ट्रिंग की, एंड स्ट्रिंग काफ़ी ईजी होता है। अपन ने अभी तक हमेशा अपन स्ट्रिंग ही देखते हुए आए। तो string स्ट्रिंग s इक्वल्स टू, एंड ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे अपन लिखते हुए ही आए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वेब MACKEY वेब मिक्की। एंड इसके अंदर भी अपन ने जो अभी स्पेशल कैरेक्टर्स देखे वो अपन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेब मिक्की के बीच में अगर लिख दूँ \t, तो मुझे टैब स्पेसेस मिल जाएगी। cout s, दैट्स इट। अब ऐसे करके अपन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग। और एक और चीज़ मेरे को एरर दिख गई है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो बेसिकली अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जावास्क्रिप्ट पे भी काम कर रहा हूँ, तो उस कारण सेमीकोलन लगाने की मेरी आदत छूट गई है। तो देखो वेब बीच में टैब स्पेसेस और मिक्की, तो ये चीज़ आ गई है अपनी स्ट्रिंग एस में। ठीक है, ओके, तो अपने स्ट्रिंग को भी समझ लिया। लास्ट चीज़ है अपनी बूलियन। अब बूलियन क्या होता है, बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स। एक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ें अपन को काम आएगी इफ एल्स में। इफ एल्स में मतलब वहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, ऐसा। और भी आगे बूलियन का और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बट मेनली अपन ऐसे सोच सकते हैं कि सही गलत जानने में एक बूलियन की अपन मदद लेते हैं कि ये सही है ट्रू या ये गलत है फॉल्स, ऐसा। अब यहाँ पे मैं लिख सकते हैं बूलियन कुछ भी, अपन b इक्वल्स टू ट्रू लिख सकते हैं।
अपन ने ट्रू लिख दिया है, अब अपन बी प्रिंट करेंगे तो बी में अपन को क्या वैल्यू आएगी? बी में अपन को वैल्यू आई 1। तो बेसिकली होता क्या है, ये डायरेक्टली प्रिंट ना ट्रू या फॉल्स नहीं करता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट करता है। ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट करता है। अब अगर जो सी प्लस प्लस है वो इस ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करके 1 प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं 1 को भी कन्वर्ट करके बूलियन बना सकता हूँ, या मैं दूसरे नंबर्स को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, एक टाइप कन्वर्जन करके भी अपन चीज़ पढ़ने वाले हैं कि अपन एक टाइप से दूसरे टाइप में एक चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बूलियन स्पेशली कन्वर्ट होते हैं बहुत बार। बूलियन के बारे में आपको एक और चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है कि हर लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होती है। बट सी प्लस प्लस में 0 इज़ फॉल्स, 0 इज़ ऑलवेज फॉल्स एंड ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आर ट्रू। इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे -2 पे लिख दूंगा एंड यहाँ पे सी आउट बी कर रहा हूँ, तो अभी -2 ही प्रिंट होगा, बट इट इज़ गोइंग टू कंसिडर्ड -2 एज अ ट्रू वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, इसको -2 में इसने इसको कन्वर्ट करके ट्रू स्टोर करा है, एट द एंड इसने ट्रू को वापस से नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया है। बट अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता तो 0 का 0 ही आता। इसका मतलब है कि all the non-zero values they are true and 0 is always false. ओके, ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, बट जब अपन if else देखेंगे तब आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियरली समझ आएगी, ज़्यादा अच्छे से दिखेगी जब अपन वहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए ये सारे के सारे टाइप्स है, आपको इनको ऐसे कुछ याद या रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपन यूज़ करते जाएंगे आगे लेक्चर्स में, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें और क्लियर होते जाएगी एंड बिना रटे भी दिमाग में आपके घुस जाएगी कि हाँ ये चीज़ें होती है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक टाइप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ऑटो। ऑटो बहुत काम का टाइप है, क्योंकि फ्यूचर में अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे पॉइंटर्स हो गया। पॉइंटर्स को अपन ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ने वाले, बट जैसे पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर्स सी प्लस प्लस के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में काम का नहीं है इतना। आप कल को डेवलपमेंट में जाओ, कुछ भी जाओ, तो पॉइंटर्स इतना यूज़फुल नहीं है। अगर आप सोली सी प्लस प्लस में रहना चाहते हो तो डेफिनेटली पॉइंटर्स काम का है। अपन पढ़ेंगे उसको, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे पॉइंटर्स को। बट अब एक ये समझ लो, अपन को कुछ भी वैल्यू स्टोर करनी हो, मुझे पता नहीं है अभी उसका टाइप क्या है, मैं क्या लिखूँ, तो उसके लिए अपन ऑटो यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ऑटो एक वेरिएबल का नाम दे दिया ए। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, ये खुद से पहचान जाएगा। ऑटो क्या होता है, वो खुद से ही ढूंढ लेता है कि इसका टाइप क्या देना है एंड फिर वो उसको स्ट्रिंग दे देता है। तो देखो इसने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया है। मैं अगर ये हटा भी दूंगा तो अब वो समझ जाएगा कि उसको नंबर प्रिंट करना है। एक और एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट भी ऐसा ही होता है जैसे कि अपना ऑटो होता है, वो खुद से डिसाइड कर लेता है कि जो आगे लिखा है उसका टाइप क्या होता है। जैसे 14.27 करके मान ले एक स्पेशल वैल्यू है जो अपन स्टोर करना चाह रहे हैं। अपन उसको स्टोर कर लिया, अपन उसको प्रिंट भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे बट अपन ने कॉन्स्ट लिख रखा है, कॉन्स्ट ए डज नॉट नेम अ टाइप। सॉरी, अपन को कॉन्स्ट के आगे ना टाइप भी बताना पड़ेगा। तो जैसे कॉन्स्ट इंट नहीं, अपन यहाँ पे कॉन्स्ट फ्लोट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट फ्लोट ए एंड अपन ने बता दिया है। कौन से क्या होगा कि अपन ने ये तो कर दिया है, बट अब ये एक कांस्टेंट है, इसको अपन वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब मैं a इक्वल्स टू 12.32 लिखना चाहूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, ये बोलेगा कि अलाउड नहीं है, आप एक कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये इसने बोल दिया अपन को। असाइनमेंट ऑफ पर रीड ओनली वेरिएबल ए। अब इसने वेरिएबल ए को रीड ओनली बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखता, मैंने कॉन्स्ट हटा दिया, अब मैं रन कर रहा हूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब ये रीड प्लस राइट दोनों वाला वेरिएबल है। मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ, मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वेरिएबल वैल्यू चेंज हो गई है एंड चेंज वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है। ओके, समझ आ गया अपन को मतलब। तो अपने दो नए वैल्यूज़ और पढ़ी है, दो नए टाइप्स और पढ़े हैं, एक होता है ऑटो और एक होता है कॉन्स्ट। अपन ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यूजुअली कॉन्स्ट को ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं लोग अगर ज़रूरत हो तो अपन अपना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए बात कर लेते हैं कि इंटीजर्स एक्चुअली प्रोग्राम में कैसे स्टोर होते हैं।
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक इंटीजर होता है 4 बाइट का और एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। तो एक्चुअली ऐसे स्टोर होता है अपना इंटीजर। तो इस बाइनरी वैल्यू को जब अपन कन्वर्ट करेंगे अपन इंटीजर में, तो अपन को पता चलेगा कि प्रोग्राम ने कितनी वैल्यू स्टोर करके रखी है। इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये छोड़ के रखते हैं अपन। क्यों छोड़ के रखते हैं? क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और एक इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो इसका मतलब है कि वो इंटीजर पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 1 है तो इसका मतलब है कि वो इंटीजर नेगेटिव है। मतलब इन दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है, बट लेफ्ट मोस्ट बिट यही बताती है कि इंटीजर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक और चीज़ तब क्या होगा जब मेरे सारे के सारे बिट्स 1 है ना, तो लेफ्ट मोस्ट बिट तो अकॉर्डिंग टू द साइन होगी कि वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। बट एक्चुअली में होगा क्या, अगर मेरे सारे के सारे बिट्स चालू है और अब मैं लेट्स से एक नंबर को प्लस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जैसे एक नंबर को प्लस करने की कोशिश करूँगा, एडिशन के कारण सारे के सारे बिट्स एकदम 0 हो जाएगी। एंड जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, जो कि साइन बिट है, जो कि ये बताती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो बिट इस कारण चेंज हो जाएगी क्योंकि जो अपन ने सिर्फ एक बिट को ऐड किया है ना, उसका इफेक्ट लेफ्ट मोस्ट बिट पे भी पहुंच जाएगा। और वैसे ही अगर अपन एक और नंबर ऐड करेंगे तो अपना नंबर अगर पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर अपना नंबर नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। बस एक छोटा सा नॉलेज है जो अपन को पता होना चाहिए, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया था कि लाइब्रेरीज के अंदर कॉन्स्टेंट स्टोर्ड होते हैं, बहुत सारे फंक्शन स्टोर्ड होते हैं जो अपन रीयूज़ कर सकते हैं। वैसे एक लाइब्रेरी है ये विद स्टैंडर्ड C++ एक लाइब्रेरी है। इसकी मदद से अपन बहुत सारे कांस्टेंट ले सकते हैं एंड उनमें से कुछ कांस्टेंट है कि मिनिमम इंट, मैक्सिमम इंट, मिनिमम लॉन्ग, मैक्सिमम लॉन्ग। ये वैल्यूज़ कई जगह काम आती है क्योंकि अगर अपन इंटीजर से डील कर रहे हैं तो अपन पॉजिटिव इन्फिनिटी को मानते हैं कि वो है मैक्सिमम इंट, और अगर अपन नेगेटिव इन्फिनिटी मानना चाहते हैं किसी नंबर को तो वो अपन लेते हैं मिनिमम इंट, ऐसा। तो सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू या सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अपन को कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कांस्टेंट अपन को दे के रखा है इस लाइब्रेरी में। दूसरी लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल है, और भी लाइब्रेरी है जिसमें ये कांस्टेंट अवेलेबल हो सकते हैं, बट मेनली ये वाली लाइब्रेरी के अंदर जितने इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको यूज़ करने हैं वो सारे के सारे अवेलेबल है।